हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आए हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2। और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 2 में आप देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का अगर मेरे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो अगर कोई मतलब एसएससी जेईई या ईएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो डिटेल में वहाँ पे देख सकता है। बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पर ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किस तरीके का है वो चीज़ें बता देता हूँ। बस बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, नॉर्मल के ऊपर तक है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें स्लोप एक्चुअली है क्या। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है क्या, ये चीज़ें बता देंगे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके साथ साथ ये आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड स्टीफनेस, इसमें इंपॉर्टेंट रोल है स्टीफनेस। स्टीफनेस क्या होता है वो चीज़ें थोड़ा जान जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा तो रिलेशन बिटवीन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन स्लोप का, डिफ्लेक्शन का एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वीचर क्या होता है, उनके बीच का मतलब रिलेशन क्या होता है, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे ये समझ में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो स्लोप और डिफ्लेक्शन का मैक्सिमम पोजीशन क्या है वो चीज़ें पता करेंगे। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर होगा, ठीक है, एंड डिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इक्वेशन फॉर, इक्वेशन क्या क्या होंगे, इक्वेशंस फॉर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर बाद में फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आप पता करेंगे, क्या होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, इसी को बोला जाता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो ये क्या होता है दिख भी रहा है लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करके बताएंगे। और कौन कौन से फैक्टर हैं अफेक्ट करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इतना थियरी आपको कंप्लीटली देखना है 1 बाय 1, ताकि हमें आसानी से ईजिली समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या हमें सीखना है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे, और जो भी डाउट होता है वो कमेंट करेंगे तो आसानी से आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो स्ट्रेंथ है इसका काम क्या होता है, ये जो स्टीफनेस है इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है और स्ट्रेंथ का क्या है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो स्ट्रेंथ होता है ना, कोई भी मतलब बीम बना है, कॉलम बना है, तो स्ट्रेंथ का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, ये उस बीम का, ठीक है, कोई भी बीम को डिजाइन करने के लिए जब मतलब डिजाइन किया जाता है तो 2 क्राइटेरिया ये फुलफिल किया जाता है, स्ट्रेंथ को स्टीफनेस को, स्ट्रेंथ और स्टीफनेस। तो ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, तो ये एक्चुअली स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है और स्टीफनेस का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है, तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एज पर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, एज पर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया
ये क्या करता है, इसकी ये स्ट्रेंथ जो इसमें बेंडिंग होने वाले बेंडिंग मोमेंट और जो शियर फोर्स है उसको रजिस्ट करता है, स्ट्रेंथ उसको रोकता है, वो होने ही नहीं देता है, बेंड नहीं होने देगा। और दूसरा क्या नहीं होने देगा, उसके अंदर शियर नहीं होने देगा। ठीक है, कौन, स्ट्रेंथ। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द बीम शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर स्ट्रॉन्ग इनफ है तो क्या रजिस्ट करेगा, टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ठीक है, फिर स्टीफनेस की बात करते हैं। तो स्टीफनेस क्या, किसको रजिस्ट करेगा, किसको नहीं होने देगा, तो बीम में डिफ्लेक्शन को नहीं होने देगा, बीम में डिफ्लेक्शन नहीं होने देगा। तो वो चीज़ें भी लिख सकते हैं, एज पर स्टीफनेस क्राइटेरिया द बीम शुड बी स्टिफ इनफ, अगर इनफ प्रमाण में ये स्टीफ है तो रजिस्ट करेगा किसको, द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स तो आपने पढ़ लिया है, अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ये स्लोप और डिफ्लेक्शन है क्या, थोड़ा ये भी तो जान ले कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है क्या। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करके बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक कैंटिलीवर, चलिए उसका हेडिंग भी डाल देते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है क्या। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कैंटिलीवर बीम है, इस तरीके का बीम है, अभी यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई पी जितना लोड लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से बेंड होगा, इस तरीके से क्या होगा, बेंड होगा। तो इसका आपको स्लोप मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी पॉइंट का स्लोप जानना है तो इसका टेंजेंट स्लोप बताएगा, ये थीटा क्या बता देगा, इसका स्लोप बता देगा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्लोप बता दिया है, मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका स्लोप बता देगा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो आएगा वो ये स्लोप बता देगा। यहाँ पर भी इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो बताएगा वो इसका स्लोप बता देता है। ठीक है, समझ में आया। बहुत ज़्यादा ये डिस्टेंस पे रहता है, यहाँ पर इसका थीटा क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर अगर ए पॉइंट है तो थीटा ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ मान लो ए है, यहाँ पे थीटा बी है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसका स्लोप क्या होते जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यहीं तक रहेगा, ये मैं आगे तक ले लिया, यहीं तक। ठीक है, तो थीटा ए थीटा बी मतलब स्लोप इसका डिफरेंट डिफरेंट आएगा कैंटिलीवर बीम में, ये तो स्लोप हो जाता है। और ये जो यहाँ से, ये मान लो ये बी पॉइंट था, तो बी से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये बी डैश हो गया। ये मान लो यहाँ पे सी पॉइंट है, तो सी से यहाँ तक आ गया, मतलब सी डैश। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, इसको डेल से इंडिकेट करते हैं, और इस डेल से या वाई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई से इंडिकेट करते थे, इसी को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन को वाई से इंडिकेट करते हैं और स्लोप को थीटा से इंडिकेट करते हैं। स्लोप एंगल बताता है और ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन लिख के आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया और ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं जिससे कि आपको आइडिया मिल सके। तो स्लोप का पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, को थीटा से इंडिकेट करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑन अ बीम द एंगल
made by the tangent drawn to the deflected shape with horizontal is known as slope at that point। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? स्लोप इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, थीटा से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा? द यूनिट ऑफ स्लोप या तो वो रेडियन में होगा या तो डिग्री में होगा। ठीक है, या तो रेडियन में या तो डिग्री में। रेडियन वैल्यू बताता है, डिग्री मतलब डिग्री में बताता है। ठीक है, अब इसका रिलेशन भी बता देता हूँ कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपन 180 रेडियन होता है। ठीक है, पाई अपन 180 रेडियन होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊँ डिफ्लेक्शन, वो भी हेडिंग डाल लेते हैं कि उसका भी डेफिनेशन तो चाहिए। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? वाई से। लिख के बता देता हूँ। ठीक है, एट एनी पॉइंट द वर्टिकल डिस्टेंस between the center line of original beam and the center line of deflected beam is known as डिफ्लेक्शन। इसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए क्या बोला, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, वर्टिकल डिस्टेंस किसके बीच में? सेंटर लाइन ऑफ द ओरिजिनल लाइन। ठीक है, ओरिजिनल का सेंटर लाइन, बीम जो ओरिजिनल बीम है उसका सेंटर लाइन, और द डिफ्लेक्टेड बीम है उसका सेंटर लाइन के बीच में वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, और डिफ्लेक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? डिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय वाई। इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे डिनोट करेंगे। और इसका यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन इज mm। ठीक है, ये है उसका mm में होता है। ठीक है, mm में, सेंटीमीटर में, मीटर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए कम होता है डिफ्लेक्शन, इसलिए mm में लेते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि स्लोप, डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है, उनके बीच का रिलेशन आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, या तो इसको डेरिवेशन करके भी बता देंगे, यहाँ पर शॉर्ट में बता ही देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। पहला था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और स्लोप और डिफ्लेक्शन। स्लोप आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ गया, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है m इक्वल टू ई आई
इंटू 1/r, ठीक है, 1/r होता है, ये उसका रिलेशन है। एक शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं, m/i इक्वल टू E/r। ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाला जो लेसन था ना, बेंडिंग स्ट्रेस वाला, मतलब चैप्टर जो था, चैप्टर बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट जो था स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1, जो बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर था, उसमें ये वाला माई फाई ई आर ये चीज़ें पता था, ठीक है। तो ये उसका रिलेशन है। अब इसी को प्रूव करना है तो ये चीज़ें भी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। आगे हम कुछ और भी नए पॉइंट देखेंगे और कुछ इक्वेशन देखेंगे, फिर बाद में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर या तो कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और उसके डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। देखते रहिए, अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।